हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी के सिलेबस टॉपिक को कहानी लेखन व नाटक लेखन। तो ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 मार्क्स का आएगा और 5 में से 5 मार्क्स पूरे आएंगे अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और कुछ सपोर्ट मटेरियल और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे टॉपिक एंड हो जाए। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को कहेंगे और एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं कहानी लेखन व नाटक लेखन के बारे में। तो बेटा आपकी ग्रामर की पुस्तक में टॉपिक है कैसे लिखे कहानी, है ना। इसको मैं पूर्णतः समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल ध्यान से सुननी है वीडियो को, ठीक है। पहले कहानी होती क्या है, आप अक्सर दादी नानी से कहानी सुनते आ रहे हैं, आप कुछ फिल्में भी देखते हैं, लेकिन क्या पता आपको फिल्म में भी एक कहानी ही होती है। आप कहते हैं ना कि इस फिल्म की कहानी मुझे पसंद नहीं आई, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। पुष्पा आपने देखी होगी, ठीक है, RRR आपने देखी होगी, और भी फिल्में आप देखोगे। तो कहानी क्या होता है, तो उसके बारे में सुनेंगे कि कहानी किसी घटना, किसी इंसिडेंट, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा। क्रमबद्ध मतलब पहली घटना घटेगी फिर दूसरी घटना, यानी कि आपको पहले क्लाइमेक्स दिखा दिया फिर कहानी बता रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो अगर कहानी परीक्षा में आता है कि कहानी से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा बेटा, एक 3 नंबर का आएगा। तो अगर 2 नंबर में आपसे पूछ ले कि कहानी क्या है, तो कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का एक ब्यौरा, क्रम अनुसार, क्रमबद्ध की जगह क्रम अनुसार ब्यौरा, जिसमें एक परिवेश हो, एक वातावरण हो। भाई होता ना जैसे कि अगर युद्ध का हो तो युद्ध का सीन हो रहा हो। द्वंद्वात्मक मतलब 2 चीजें होंगी, अच्छाई बुराई साथ साथ चलेंगी। द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, यानी कि कहानी स्लो पड़ जाए। कि जैसे पहले आप मान लो पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, तो आपने देख कि लकड़ी, चंदन की लकड़ी कैसे कहां से कहां जाती है। तो कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, यानी कि क्लाइमैक्स हो। क्या क्या याद रखना आपको, कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है जिसमें क्या क्या हो, परिवेश हो बेटा, द्वंद्वात्मक हो, परिवेश मतलब कोई वातावरण हो, द्वंद्वात्मक मतलब अच्छाई बुराई साथ साथ चले, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु कहानी कहा जाता है। कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हम अक्सर कहानी सुनाते हैं, जैसे कि भाई ये होता है, आज मैंने काम नहीं किया, कहानी बनाएंगे। मैं शादी में गया था, मैं बारात में गया था, मैं काम तो कराया, कॉपी घर बुलाया, तो ये भी तो कहानी है। तो कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरे को सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। कहानी लिखने का मूल भाव सभी में होता है, इसमें कुछ लोग विकसित कर पाते हैं, कुछ नहीं। यानी कहानी सबको आती है, एक छठी क्लास का बच्चे से लेके 12वीं BA MA तक का बच्चा कहानी कहता है, लेकिन बहुत कम लोग लिखते हैं कि कहानी होती क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहानी के बारे में समझ में आ गया, कहानी किसी घटना, पात्र या समस्या का क्या होता है, क्रमबद्ध ब्यौरा होता है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए बेटा। नंबर 1 परिवेश होना चाहिए, नंबर 2 द्वंद्वात्मक होना चाहिए, कथा का क्रमिक विकास होना चाहिए, चरम उत्कर्ष का बिंदु होना चाहिए, उसे कहानी कहा जाता है। और कहानी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे कहानी सुना देता है। आगे बढ़ते हैं, कहानी का इतिहास। अब कहानी ये नहीं कि आज से शुरू हुई है, कहानी बहुत समय से शुरू हुई है। अब हम बात करते हैं बेटा कहानी के इतिहास के। तो जहां तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वह उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव, प्रकृति का हिस्सा है। भाई कहानी करना तो इंसान की आदत है। तो कहानी की शुरुआत कब से हुई, जब से इंसान में सोच शुरुआत हुई। इंसान जब ने सोचना शुरू कर दिया कि कहानी सुनानी शुरू कर दी कि भाई पता है मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। तो क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। मौखिक कहानी की परंपरा तो बहुत पुरानी है बेटा। तो ये भी आ सकता है कि मौखिक कहानी लिखित कहानी से क्या अंतर है। तो मौखिक कहानी लिखित कहानी से बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में मौखिक कहानी अत्यंत लोकप्रिय थी, क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया। शिक्षा देने के लिए कुछ कहानियां लिखी गई, पंचतंत्र जैसी, जो आपने अभी आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो जग प्रसिद्ध है, ठीक है बेटा। तो कहानी का इतिहास मानव इतिहास के साथ जुड़ा हुआ, जो कि बहुत पुराना है। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कहानी किसे कहते हैं कि किसी घटना, पात्र, समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा हो, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु से कहानी कहते हैं। और कहानी सुनना सुनाना हर मानव की
प्रकृति है। अब इसके हम तत्व की बात करेंगे। तो कहानी के बेटा 6 तत्व होते हैं, बस ये 6 तत्व समझ लो तो कहानी वाला टॉपिक एंड आपका। तो 6 तत्व कौन से हैं? तो बेटा पहला पॉइंट है कथानक। देखिए 6 तत्व होते हैं, तो पहला तत्व क्या है? कथानक। कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि स्टोरी लाइन कहते हैं इसे, यानी पूरी स्टोरी जो लिखी जाती है, स्टोरी इस पे चलती है, उसे कथानक बोलते हैं। तो कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। तो याद रखेंगे पहला तत्व क्या है बेटा? कथानक। कथानक कहानी का पहला तत्व है। थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ कि कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी या अनुभव या कल्पना के कारण आता है कि भाई किस विषय में लिख रहा है वो। भाई आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हो तभी तो कहानी लिखना शुरू करते हो, तो टॉपिक को कहेंगे हम कथानक। अगर प्रश्न आता परीक्षा में कि कहानी के कथानक के बारे में बताओ, 2 मार्क्स का, तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट लिख देंगे। कुछ शब्दों में लिखना होता है तो हम बढ़ा के लिखेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है, और इसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी माना जाता है। क्वेश्चन बदल के आ जाए कि कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे माना जाता है, तो कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जाता है। अगला है द्वंद्व। कहानी में द्वंद्व के तत्व का होना आवश्यक है। द्वंद्व क्या होता है? भाई जब तक कोई नेगेटिव पॉजिटिव ना हो तो कहानी में मजा कैसे आता है? भाई कहानी में हीरो है और विलन नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना आपको। तो कहानी में द्वंद्वात्मक होना बहुत जरूरी है। कहानी में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है द्वंद्व। पहला है कथानक, याद रखना इस चीज को बेटा। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, कहानी को रोचकता, इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय है कि परिस्थितियों के रास्ते एक या अनेक बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को समाप्त हो जाने पर निष्कर्ष निकलता है, यानी प्रॉब्लम्स। जब तक कहानी में, मूवी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कुछ गलत नहीं होगा, तो अच्छा होने का कैसे मजा आएगा। तो कहानी में द्वंद्व सेकंड महत्वपूर्ण तत्व है। पहला कथानक हो गया बेटा याद आपको, दूसरा द्वंद्व। और कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। क्यों होती है? एक लाइन ये देखना बेटा लिखा हुआ है इसमें कि कहानी की ये शर्त है कि नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए, यानी कहानी की जब तक एंडिंग नहीं होती हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तीसरा है देश काल वातावरण। आपने कथा सोच ली कि इस टॉपिक पे फिल्म बनानी है, इस टॉपिक पे मुझे कुछ लिखना है, और आपने इसके लिए भी कहा कि ये समस्या आएंगी, जैसे भाई जंगल में शेर है, बाकी जानवर उससे बचने के लिए उपाय सोचते हैं, तो ये आ गया द्वंद्व। अब देश काल वातावरण, यानी जैसे मैंने जंगल का शब्द लिया तो जंगल जो शब्द है वो वातावरण में आएगा। तो हर घटना, पात्र और समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है, यानी किस कंडीशन में क्या होता है। हीरो दिखाएंगे, गरीब दिखाएंगे, विलन को रईस दिखाएंगे, विलन को खतरनाक दिखाएंगे, हीरो को थोड़ा अच्छा दिखाएंगे। तो ये क्या है? देश काल और वातावरण। हर घटना, पात्र और समस्या का क्या होता है? अपना देश काल। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है देश काल और वातावरण। पहला कथानक, दूसरा द्वंद्व, तीसरा देश काल और वातावरण। देश काल क्यों जरूरी है? क्योंकि हर घटना, पात्र और समस्या का अपना एक बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को ही देश काल कहते हैं। कहानी को रोचक और प्रामाणिक बनाने के लिए आवश्यक है लेखक देश काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखे। मान लो आप रामायण की बात करते हैं, राम को गरीब या राम को वनवासी दिखाया गया और रावण को शक्तिशाली, और रावण दोनों ही सेम पावर होती, तो क्या मजा आता आपको रामायण देखने में? या पुष्पा मूवी देखने में मजा क्यों आया? क्योंकि पुष्पा गरीब परिवार से पैदा हुआ है ना। तो देश काल क्या होता है? हर घटना, पात्र और समस्या का बैकअप होता है, बैकग्राउंड होता है कि वो किस बैकग्राउंड में से जुड़ा हुआ है, क्या कंडीशन में, तो वो देश काल और वातावरण होता है। अगला टॉपिक है पात्र, कैरेक्टर्स। बिना हीरो के फिल्म पूरी नहीं होती, बिना कैरेक्टर की कहानी पूरी नहीं होती। तो पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण बुनियादी शर्त है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव, उद्देश्य होता है। अब इस शब्द का मतलब बताता हूं बेटा कि हर पात्र का अपना एक स्वरूप, भाई लुकिंग, स्वभाव, एटीट्यूड और एम होता है। भाई पुष्पा मूवी में गरीब दिखाया गया लेकिन निडर दिखाया गया, ठीक है। तो हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव, उद्देश्य होता है, और कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप जितना स्पष्ट होगा उतनी ही आसानी से पात्रों का चरित्र चित्रण कर पाएगा। जैसे आप बायोपिक मूवी देखते हो, कई बार मैरी कॉम देखी होगी, अजहर देखी होगी, 83 देखी होगी, तो उसमें पात्रों के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो पात्र कहानी का चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा देशकाल, दूसरा द्वंद्व, और पहला क्या था बेटा? कथानक। वेरी गुड, याद रहेगा आपको, हैंड टू हैंड। तीसरा चरित्र निर्माण, चरित्र चित्रण,
पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचियों के माध्यम से, कहानी द्वारा गुणों का बखान करने से, पात्रों क्रियाकलापों से, संवादों के माध्यम से किया जाता है। चरित्र, भाई हम बता दें हीरो अच्छा है तो आप ऐसा थोड़ी मानोगे, जब तक उसकी अच्छाई देख नहीं लोगे। तो चरित्र चित्रण यानी जो आपने उसको कैरेक्टर दिया है, जिस आपने व्यक्ति को जो कैरेक्टर दिया है, यानी किसी को आपने गरीब का कैरेक्टर दिया है तो गरीब की तरह उसको दिखना है, उसको उसी तरह एक्टिंग करनी है, व्यवहार करना है, उसी तरह उसके जो डायलॉग होंगे, उसके बारे में जो भी चीज़ें आएंगी वो उसकी तरह ही आएंगी। तो उसे चरित्र चित्रण कहते हैं। यानी कोई भी कैरेक्टर आपने लिया, पात्र लिया, पात्र का पूरा चित्रण कि भाई ये हीरो है तो हीरो कैसे कैसे हीरो बना, क्या क्या क्वालिटी है उसमें, सब कुछ दिखाई देना चाहिए कहानी में। और अंत में संवाद, डायलॉग्स। पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र थी जो कि बिना बोलती फिल्म थी, है ना, तो उसमें संवाद नहीं था। तो कहानी में संवाद का बहुत महत्व है। संवाद ही कहानी को आगे बढ़ाती है। अगर संवाद ना हो तो कहानी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो संवाद क्या काम करता है बेटा, कहानी को गति देता है, आगे बढ़ाता है। घटनाओं या प्रतिक्रिया जो कहानीकार नहीं दिखा सकता, उन्हें संवादों के माध्यम से, कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने ऐसा किया तो ये क्या है, ये संवाद है। तो आपने अभी कहानी के बारे में पढ़ा। और एक है क्लाइमैक्स। कितने हो गए बेटा, देखो, फर्स्ट कथानक, सेकंड द्वंद्व, थर्ड देशकाल, चौथा पात्र, पांचवा चरित्र चित्रण, छठा संवाद। और एक लास्ट में एक पॉइंट और है जो कि महत्वपूर्ण है, वह है क्लाइमैक्स, चरम उत्कर्ष। क्लाइमैक्स आप सब कुछ जानते हो कि पूरी कहानी देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, उसे क्लाइमैक्स या चरमोत्कर्ष कहते हैं। ओके, तो कहानी के 6 अंग या 7 अंग भी अगर परिचय में आए तो 7 भी लिख सकते हो। 6 अंग क्या है, पहला बेटा कथानक है बेटा, यानी स्टोरी लाइन। द्वंद्व हो गया बेटा, फिर क्या हो गया, देशकाल हो गया आपका, देशकाल हो गया, पात्र हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, है ना बेटा, और संवाद हो गया। इसके अलावा एक चरमोत्कर्ष भी आप ऐड कर सकते हो। चरमोत्कर्ष कहानी का एक क्लाइमैक्स भी होता है। तो 7, 6+1 आपको बता दिया मैंने। पहले 6 ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 7 मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि कोई इश्यू ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब है कहानी लिखने की कला। मैंने कहा ना सबको कहानी करने आती है, लेकिन कहानी लिखना सबके बस की बात नहीं है। कहानी बोलना आसान है, कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। तो कहानी लिखने की कला को सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है कि कहानियाँ पढ़ी जाए। जब बहुत सारी स्टोरी पढ़ते हो तो आपके मन में बहुत सारे पात्र घूमते रहते हैं। जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी होगी, जिसमें महात्मा गांधी उनको दिखाई देते हैं। तो क्या है, जब बहुत सारी स्टोरी पढ़ते हो तो आपको पात्र दिखाई देते हैं कि चल इस पात्र को मैं अपनी इस कहानी में ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बहुत सारी कहानी पढ़नी है, उनका विश्लेषण करना है, उनके बारे में समझ करनी है। और ठीक है, तो कहानी के बारे में आज ये टॉपिक एंड हो गया। कहानी के महत्वपूर्ण तत्व हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं नाटक के बारे में। ओके, तो आज इसी वीडियो में नाटक और कहानी दोनों हो जाएगा। नाटक बेटा, हमारी जिंदगी में बहुत सारे नाटक होते रहते हैं बेटा। कभी हम नाटक करते हैं, कभी किस्मत नाटक करती है, और कभी कोरोना नाटक करता है कि नहीं करता। तो नाटक लिखने का जो व्याकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। नाटक कहते हैं ना, मम्मी क्या कहती है आपको, बेटा नाटक मत कर, पढ़ाई कर ले, है ना। टीचर भी कहते हैं नाटक मत कर, पढ़ ले, फोन पे लगा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, इनके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा नाटक के बारे में। तो नाटक को मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, नाटक एक दृश्य विधा है। क्या है, कहानी तो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन नाटक क्या है, दृश्य विधा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, नाटक एक दृश्य विधा है। इसे हम अन्य गद्य विधाएं क्या होती हैं बेटा, जो भी लिखित में होता है उसे गद्य कहते हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है गद्य, और जो कविता होती है उसे पद्य कहते हैं। तो हम अन्य गद्य विधाओं से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि नाटक भी कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध आदि की तरह साहित्य के अंतर्गत आता है। तो ये भी साहित्य, हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए नाटक भी हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर यह अन्य विधाओं से अलग क्यों है, क्योंकि वह अपने लिखित रूप से दृश्यता की ओर बढ़ता है। पहले नाटक को लिखा जाता है कॉपी पे, नोटबुक पे, उसके बाद दर्शाया जाता है, यानी कि सीधा शो कर दिया। कहानी नाटक हमेशा लिखते हैं। जो आप सीरियल देखते हो ना बेटा, टीवी में सीरियल देखे होंगे, वो नाटक ही तो होता है। ठीक है, कहानी तो हम सुन भी सकते हैं, जैसे माँ बाप कहानी सुनाते हैं हमें, लेकिन नाटक को देख के आनंद आता है। तो नाटक में एक महत्वपूर्ण आ गया दृश्य विधा। नाटक केवल अन्य विधाओं की भांति केवल एक आयामी नहीं है। एक आयाम मतलब इन्हें सुन के ही पूरा हो जाए। यह नाटक का जब तक मंचन नहीं होता वह संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। तो नाटक का मंचन होना बहुत जरूरी है। जब तक नाटक का मंचन नहीं होगा, नाटक नहीं कहलाएगा, नाटक कहानी बन के रह जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि नाटक को केवल
पाठक वर्ग नहीं दर्शक वर्ग प्राप्त होता है। आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कई नाटक लिखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, पढ़ के तो मजा आया होगा, लेकिन आप रियल में सोचो कि वो नाटक आपके सामने प्ले हो रहा हो तो कितना मजा है। तो नाटक एक दृश्य विधा है, ये अन्य गद्य विधाओं की तरह हिंदी साहित्य का एक अंग है, ये भी लिख लेंगे आप। तीसरा महत्वपूर्ण, एक आयामी नहीं है, नाटक का मंचन होना बहुत जरूरी है, और नाटक को केवल पाठक वर्ग नहीं मिलते, दृश्य दर्शक भी मिलते हैं, तो नाटक के लिए दर्शक होना भी जरूरी है। तो क्या क्या आ गया, दृश्य विधा नंबर 1, ये हिंदी साहित्य का भाग है 2, ये एक आयामी नहीं है 3, और दर्शक भी मिलते हैं। तो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए। साहित्य की अन्य गद्य विधाओं को पढ़ने या सुनने तक ही सीमित है। भाई आप कहानी पढ़ के भी आप इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है, कविता पढ़ के भी इंटरेस्ट ले सकते हो, है ना, उपन्यास नोवेल होते हैं वही पढ़ के इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन नाटक में इंटरेस्ट जब ही ज़्यादा आता है जब आप उसको देख लो, है ना। मैं कहूँ कि अगर रामायण मान लो टीवी पे प्ले नहीं होती, या कोई भी नाटक पुष्पा मूवी प्ले नहीं होती, तो शायद उतना मज़ा नहीं आता जितना पढ़ के उतना मज़ा नहीं आता जितना देख के मज़ा आया। तो कुछ नाटक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको देखकर ही मज़ा आता है, तो नाटक एक दृश्य विधा है। परंतु नाटक पढ़ने देखने के गुण भी होता है, आपके पास समय नहीं है तो आप पढ़ देख भी सकते हो, लेकिन मजा तो आपको दृश्य में आएगा। नाटक के कुछ प्रमुख अंग है, 11 की इसमें चर्चा की गई है, 11 के बारे में बताता हूँ। समय का बंधन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, देखो ये लिखा ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि समय के बंधन में का नाटक में क्या महत्व है। भाई जैसे आप सीरियल देखते हो, सीरियल 5-5 साल से चले आ रहे हैं, सास बदल रही है, बहू बदल रही है, बेटा बदल रहा है, हीरो बदल रही है, हीरोइन बदल रही है, कभी कोई जिंदा हो रहा है, कहीं मर रहा है, तो इंटरेस्ट खो देता है। लेकिन 3 घंटे की जो फिल्म है वो आपको इंटरेस्ट दे जाती है, क्यों? क्योंकि समय के बंधन। तो नाटक की सबसे बड़ी सीमा है क्या? समय का बंधन। अगर समय का बंधन होगा तो क्या होगा बेटा? देखो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ही समझा दूं कि अगर नाटक का समय का बंधन विशेष महत्व रखता है बेटा, वो इसलिए क्योंकि नाटककार को समय के बंधन का ध्यान रखना चाहिए। इस बात से नाटक की रचना पर भी प्रभाव पड़ता है, और नाटक शुरू से अंत तक एक निश्चित समय के भीतर पूरा होना होता है। अगर वो पूरा नहीं होता तो कौतूहल, रस मतलब जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलता, कौतूहल यानी कि जो लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता। नाटक का मंचन हम धारावाहिक के रूप में नहीं दिखा सकते, जो सीरियल होते हैं अगर वो दिखाएंगे तो फिर नाटक झंड हो जाएगा, है ना। तो नाटककार चाहे अपनी किसी भी भूतकालीन रचना को ले ले या किसी भी भविष्यकाल की रचना को ले, तो नाटक एक टाइम में ही करेगा। इसलिए नाटक में हमेशा समय का बहुत महत्व है। ज्यादा लंबा होगा तो लिख देंगे बोरिंग हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। शब्द नाटक में शब्द चाहिए, वो डायलॉग बड़े भयंकर होते हैं। कभी नाटक यूट्यूब पे सर्च करना, कोई नाटक लाइव रिकॉर्डिंग वाला देखना, बड़ा मजा आएगा। कथ्य मतलब स्टोरी लाइन, भाई उसमें भी कहानी में भी स्टोरी होती है, इसमें भी स्टोरी होती है। डायलॉग्स, उसमें भी डायलॉग होते हैं, इसमें भी डायलॉग होते हैं। यानी समय का बंधन एक ऐड हुआ है, बाकी कथ्य भी उसमें है, संवाद भी है। भाई 2-4 डायलॉग होंगे जब भी तो मजा आएगा। द्वंद्व भी है, यानी कुछ कठिनाई होंगी, उस कठिनाई को आप तोड़ के आगे बढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। कि हाँ भाई खुशी होती है आपको जब हीरो मुश्किल में हो, तो आपको थोड़ा दुख भी होता है, भगवान करे इसके पास गन मिल जाए, इसके पास ये आ जाए, इसके पास वो आ जाए, लेकिन जैसे हीरो जीता तो आप भी खुश हो जाते हो। तो द्वंद्व। चरित्र योजना, भाषा शिल्प, भाषा का चयन बहुत बढ़िया होता है। गाली गलौज नाटक में कभी नहीं करना चाहिए, पहली बात तो नाटक तभी अच्छा माना जाता है। ध्वनि योजना, साउंड, मैंने कहा ना नाटक कभी आप रियल में देखने को मौका मिल लाइफ में, आप 12th के बाद कॉलेज में जाओगे देखना। NSD एक है मंडी हाउस में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिया में, आप वहाँ पे देख सकते हो, टिकट लगती है। तो ध्वनि योजना, प्रकाश, लाइटिंग, कपड़े और रंगमंचिता, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व, प्रतिरोध, चरित्र योजना, भाषा शिल्प। भाषा शिल्प के बारे में क्या लिखोगे कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। पात्र मतलब कैरेक्टर के अनुरूप होनी चाहिए। अगर कैरेक्टर मान लो कि बलशाली, कोई भीम जैसा बंदा, कोई ग्रेट खली जैसा बंदा प्यारे से आवाज बोलेगा अरे क्या हुआ, तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसकी आवाज में दम होना चाहिए। ध्वनि योजना, साउंड, जैसे आप देखते हैं कोई घटना घटती है तो टन टन की आवाज आती है, कोई बहुत टीवी में भी एक बार बार 3D साउंड भी आ जाता है, कई बार कोई थप्पड़ मारते हुए, तो साउंड योजना। प्रकाश योजना, प्रकाश का, रात का सीन है तो लाइट डिम, दिन का सीन है तो लाइट बहुत अप। एक तरीके से मूवी होती है बेटा, अगर मूवी को आप देख रहे हो तो नाटक है, और मूवी को पढ़ रहे हो तो वो कहानी है। वेशभूषा यानी क्लोथिंग, और रंगमंचिता। तो ये टॉपिक सब एंड हो गए। अगर नाटक के बारे में कोई प्रश्न आता कि नाटक क्या है, तो नाटक एक दृश्य विधा है और हिंदी साहित्य का एक अंग है। और इसकी अगर आ जाए परीक्षा में कि नाटक कहानी में अंतर बताओ, तो नाटक कहानी में एक अंतर है कि नाटक को दर्शक जरूर मिलते हैं, जबकि कहानी को क्या मिलता है बेटा? आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो और सुना सकते हो, लेकिन नाटक को दृश्य रूप में भी
करना जरूरी होता है। ठीक है, तो नाटक कहानी में मुख्य अंतर यह है कि कहानी को आप सुन पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो, लेकिन नाटक को देखना बहुत जरूरी होता है। कहानी के 6-7 तत्व होते हैं, 6 मैंने आपको बता दिए थे। 7वां क्लाइमैक्स एक ऐड हुआ है, उसके साथ ही कहानी में टाइम बाउंड की कोई इतनी कंपल्सरी नहीं होती, लेकिन नाटक समय के बंधन से जुड़ा होता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो शेयर करेंगे, कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद।